गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं गोल अचीवर की तरफ से आज फिर से आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही यूनिक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि सामाजिक रूप से वंचित लड़कियाँ कौन सी हैं, या उसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत में जो महिलाओं की स्थिति है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम उस पर कुछ बातें करेंगे कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या रही है हमारे इतिहास में। तो भारत में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो समाज में विशेष स्त्रियों का स्थान है। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है, ये तो आप जानते हैं। और तथा उनके प्रति पुरुषों का क्या दृष्टिकोण पाया जाता है, इसके लिए स्त्रियों की स्थिति के निर्धारण में हम कौन से विशेष महत्व हैं उनके बारे में हम उनके क्या अधिकार हैं वो उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी जो भूमिकाएं हैं वो भूमिकाओं को अदा करने की आशा की जाती है उनसे। इन सभी बातों पर विचार करने से ये पता चलता है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति विशेष हिंदू समाज में काफ़ी ऊंची रही है। उन्हें शक्ति, ज्ञान, संपत्ति का प्रतीक माना गया है। लक्ष्मी, इसी कारण दुर्गा, सरस्वती एवं लक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पुरुष के अभाव में स्त्री के अभाव में पुरुष को अपूर्ण माना गया है। क्योंकि हिंदू समाज में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल से अब तक स्त्रियों की स्थिति जो परिवर्तन होते रहे हैं उनका उल्लेख हम बताएंगे आपको, उनके बारे में कुछ बातें बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, स्त्रियों के जो हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसके बारे में हमारे कुछ पॉइंट इन्होंने दिए हुए हैं और ये कई सारे पॉइंट्स हैं। तो पहला तो है कि हमारा वैदिक काल क्या था तथा वैदिक काल में पुरुषों के समान जो ब्रह्मचारी आश्रम में लड़कियां रहती थी उन्हें शिक्षा प्राप्त करवाई जाती थी। गार्गी तथा मैत्री ऋषि महिलाएं भी हुआ करती थी उस समय। विशंभरा तथा आपाला ने विभिन्न भजनों की रचना की है। इस काल में लड़कियों का विवाह युवावस्था में ही कर दिया जाता था, यानी बाल प्रथा नहीं थी उस वक्त। लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, जो विधवा होती थी वो दोबारा शादी कर सकती थी। पत्नियों के रूप में स्त्री की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए पुरुषों के साथ पत्नी का होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। इस समय पर्दा प्रथा नहीं थी, यानी घूंघट करने की प्रथा नहीं थी। स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं थे। सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि इस काल में स्त्रियों का काफ़ी आदर किया जाता था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल था इसमें 600 वर्ष पूर्व यानी 600 साल से पहले यानी 300 वर्ष बाद तक का काल जो था, इस काल में महाभारत की रचना इसी काल में की गई थी। इसी काल में 600 वर्ष के बाद 300 वर्ष के बाद इसी काल में हमारे यहाँ महाभारत की रचना की गई थी। महाभारत काल के में नियमों की स्थिति के संबंध में विरोधी मत पाए जाते हैं, जो कहते थे कि भीष्म पितामह ने कहा था कि स्त्री को सदैव पूज्य मानकर उसे स्नेह का व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ ही देवताओं का निवास होता है, ऐसा माना जाता था। और ये किसने कहा था? भीष्म पितामह ने। तो इस पॉइंट को याद कर लेना और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या था कि अनुपस्थिति में सभी कार्य पूर्ण रहित होते थे। उनके अनुपस्थिति में इस समय तक स्वयंवर का प्रथा चलती थी। स्त्रियों को वेदों का ज्ञान भी होता था। इसी काल में जैन तथा बौद्ध धर्म का प्रभाव भी बढ़ा था। स्त्रियां धर्म प्रचार में के कार्य में लगी हुई थी। इन धर्मों में स्त्रियों को पुरुष के समान माना जाता था। मनुस्मृति में सर्वप्रथम जो थी स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन उन्हें वेदों को पढ़ने तथा यज्ञ करने से रोक दिया गया था। हाँ, विधवा पुनर्विवाह पर भी रोक लगा था। राजस्व वाला होने से ही लड़की का विवाह होना चाहिए। इस काल के अंतिम वर्षों में स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए जाने लग गए थे। उसके बाद आता है कि हमारा धर्मशास्त्र काल में क्या था स्टूडेंट कि इसमें 3वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के पूरा तक का काल जो था वो धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता था। इस युग में धार्मिक संकीर्णता का युग था। यहाँ पर धार्मिक
धार्मिकता का ज़्यादा चलन था। अब स्त्रियां परतंत्र, निर्बल, निसहाय मानी जाने लगी थी। स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाने लगा था। यहाँ मानसिक रूप से वे दुर्बल हो गई थी। लड़कियों के विवाह की आयु जो थी वो 10 वर्ष हो गई थी, कहीं 12 वर्ष भी थी। लड़कियों के लिए वह हर वर्ग का चुनाव लड़की के माता पिता द्वारा ही किया जाने लगा था। इस काल में बहुपत्नियां प्रथा भी चालू हो गई थी, यानी एक पुरुष कई सारी पत्नियों से विवाह कर सकता है, ऐसी प्रथा शुरू हो गई थी। फिर आता है हमारा मध्यकाल। मध्यकाल में क्या था कि 11वीं शताब्दी से ही भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने लगा था। इस काल में हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के नाम पर स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए जाने लगे थे। उन्हें अधिकारों से वंचित किया जाने लग गया था। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहा। इस समय में अब विवाह की आयु जो हो गई थी और कम हो गई थी, जिसमें 5 से 6 वर्ष हो गई थी। रक्त की शुरुआत को बनाए रखने और स्त्री के सत्यत्व की रक्षा के उद्देश्य से बाल विवाहों को विशेष तौर पर प्रोत्साहित किया जाने लग गया था उस काल में, मध्यकाल में। इस काल में प्रथा प्रचलित थी, यानी घूंघट की प्रथा चलने लगी थी। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र केवल घर की 4 दीवारी में ही सीमित रह गया था। विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। सती प्रथा को बढ़ावा दिया गया। विधवाओं को सती होने के लिए मजबूर किया गया। पुरुष ने जहां विधवाओं को सब प्रकार के अधिकार से वंचित करके सती होने तक के लिए विवश किया, वहां वे खुद ही एक पत्नी के होते हुए भी दूसरी और स्त्री से विवाह करने लगा था। इस काल में स्त्रियां पूर्ण रूप से परतंत्र हो चुकी थी। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर निर्भर रहने लग गई थी। इस समय पति की इच्छाओं को पूरा करना ही स्त्री का एकमात्र धर्म रह गया था। इस काल में उन लड़कियों के पिता की संपत्ति का अधिकार मिलने लगा जिनका कोई भाई नहीं था। उनमें इस काल में लड़कियों को उनका संपत्ति मिलने लगी, उनके पिता की संपत्ति। इस काल में सती प्रथा के पुनः प्रचलन, पुनर्विवाह, प्रतिबंध, पर्दा प्रथा, बहु विवाह की व्यापकता ने उनकी स्थिति को बहुत ही ज़्यादा गिरा दिया था। फिर उसके बाद आया ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में क्या था कि एक स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्वक समय ब्रिटिश काल के नाम से जाना जाता था। इसमें अंग्रेजों ने के यहाँ लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं अपनाया गया। इस नीति के कारण उन्होंने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई भी कोशिश नहीं की। फिर आता हमारा सामाजिक क्षेत्र। इसमें क्या था कि इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हमारे यहाँ स्त्रियों की साक्षरता जो थी वो 6% से भी कम थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा के प्रचलन ने स्त्री शिक्षा में विशेष बाधा पहुंचाई थी, यानी पूरी तरह से रुकावट पहुंचा दी थी। इसमें क्या था कि ये कोई भी कार्य नहीं कर सकती स्त्रियां। फिर उसके बाद आया था कि आर्थिक, पारिवारिक क्षेत्र में स्त्रियों को कुछ अधिकार प्राप्त नहीं थे। सब प्रकार के पारिवारिक अधिकार जो थे वो पुरुष के पास ही होते थे। आर्थिक क्षेत्र में क्या था, 1937 में के पहले जो इन्हें अधिक से अधिक भरण पोषण का अधिकार प्राप्त था। धनी स्त्री धन के अतिरिक्त इन्हें और कोई संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं था। स्त्री खुद ही संपत्ति के रूप में समझी जाती थी। स्त्री के द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक कार्य करना अनुचित तथा अनैतिक समझा जाता था। हिंदू समाज में पुत्री के अधिकार को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया था। फिर आता है कि हमारा राजनीतिक क्षेत्र कैसा था। इसमें क्या था कि स्त्रियों के भाग लेने की मनाही थी किसी भी क्षेत्र में। जब देश स्वतंत्र था और पुरुष अंग्रेजों के गुलाम थे, और तो स्त्रियां राजनीति में भाग कैसे ले सकती थी। उनका तो पूरा जीवन जो था घर के 4 दीवारी में ही बीतता था। महात्मा गांधी द्वारा समय समय पर चलाए जाने वाले आंदोलनों में कुछ स्त्रियों ने भाग लिया, लेकिन क्या था उसमें उच्च समझे जाने वाले परिवारों में इसका विरोध काफ़ी किया गया। सबसे पहले 1937 में पति की संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर कुछ स्त्रियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। हाँ, स्त्रियों के निम्न कुछ कारण थे, जिसमें क्या था कि 300 वर्ष पूर्व पहले जो स्वतंत्रता, स्त्रियों की स्थिति में कुछ कारणों में गिरावट आए थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहली तो थी स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। फिर कन्यादान का आदर्श। फिर तीसरा था कि बाल विवाह। फिर आया हमारा चौथा की वैवाहिक कुरीतियाँ। स्त्रियों की स्थिति को निम्न बनाने के लिए उनके वैवाहिक कुरीतियाँ जैसे कुलीन विवाह, अंत विवाह, विधवा विवाह, प्रतिबंध, दहेज प्रथा,
पर काफ़ी योग रहा, काफ़ी रोक लगाया गया। फिर उसके बाद आता है हमारा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में जो स्थिति थी वो गिरने में सक्रिय योग इन्होंने दिया था, जिसमें क्या था कि स्त्रियों को की पुरुषों पर अधिक निर्भरता थी। मुसलमानों के आक्रमण, स्त्रियों की अशिक्षा के कारण भी समाज में उनकी स्थिति निम्न हो गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्रियों की क्या हालत रही उसके बारे में पढ़ते हैं। 50 वर्षों में स्त्रियों की स्थिति क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। हाँ, उनमें काफ़ी सुधार आया था। जो हमारे डॉक्टर श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण, लोकीकरण तथा जातीय गतिशीलता में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में काफ़ी योगदान भी दिया था उन्होंने। स्त्री शिक्षा का प्रसार किया। कई स्त्रियां औद्योगिक संस्थाओं और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करने लगी। अब वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने लग गई थी। इस स्वतंत्रता के बाद काफ़ी स्त्रियों की लाइफ में चेंजेस आए थे। फिर वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति क्या रही थी। स्वतंत्रता के बाद जो व्यापक प्रथा था, इनके पूर्व ना तो माता पिता लड़कियों को शिक्षा दिलाने के पक्ष में ही थे और ना ही शिक्षा की दृष्टि से समुचित सुविधाएं उपलब्ध थी। सन 1882 में पढ़ी लिखी स्त्रियों की कुल संख्या कितनी थी? 2054 थी। फिर उसके बाद था सन 1971 में 5,19,94,00,000। अब तक 2001 में 22,77 करोड़ हो चुकी थी। 1991 की जनगणना के अनुसार स्त्रियों में जो साक्षरता का प्रतिशत था वो 39,029 तथा पुरुषों में 64,013 था, जो अब 2001 में बढ़कर इतना हो गया है। उसके बाद इतना 75.85 हो गया है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली 75% स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से कोई ना कोई कार्य करती रहती थी। नगरों में भी निम्न वर्गों की स्त्रियां घरेलू कार्य करती थी। घरेलू कार्य किया करती थी जिसमें उनकी स्थिति को उन्नत करने के योग्य बना दिया। और शिक्षा के व्यापक प्रसार से अनेक स्त्रियों को नौकरियां आर्थिक दृष्टि से कोई ना कोई काम करने लगी थी। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को कुल कार्यशील जनसंख्या जो है हमारे भारत में इतनी है 22.73। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्रियों की राजनीतिक चेतना में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। पार्लियामेंट और विधानमंडलों में स्त्रियों की प्रधानता हुई, उनकी संख्या बढ़ी, उनकी सहभागिता बढ़ी। राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक के रूप में वो उभर कर आई। इस देश में स्त्रियों में राजनीतिक चेतना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में पारित सामाजिक अधिनियमों में भी स्त्रियों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया है और नियोग्यताओं को दूर करने, उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने में उनका काफ़ी योगदान भी रहा है। तो ये था हमारा स्त्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे मैं इसके बारे में और भी बताऊंगी स्त्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसे पढ़ लीजिएगा और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है और एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ लेना ध्यान से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा क्वेश्चन पसंद आया होगा। और घर पे रहो, सेफ रहो और अच्छा खाना खाओ, स्वस्थ रहो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।